Good morning everyone and welcome to the last lecture of class 9 physics chapter 1 that is rest and motion. तो पिछले क्लासेस में हमने स्टूडेंट्स कहाँ तक पढ़ा था? हमने ग्राफ्स वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, ठीक है? तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो, इस चीज को स्टडी करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें ग्राफ्स के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो मैं यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना देता हूँ। इस एक्सिस पर टाइम है, इस एक्सिस पर क्या है? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी टाइम का स्लोप देता क्या है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये बॉडी किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, ठीक है? अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके का भी हो सकता है और ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके का भी हो सकता है। टाइम एक्सिस विद वेलोसिटी एक्सिस और ऐसा। क्या कोई बता सकता है कि इसमें और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है? देखो, इस ग्राफ में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड क्या है? 0। लेकिन यहाँ पर जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी का कुछ वैल्यू है, वेलोसिटी का वैल्यू 0 नहीं है। इन दोनों ग्राफ में यही डिफरेंस है, ठीक है? ये दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही ग्राफ है क्योंकि इनका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। डिफरेंस क्या है? टाइम t इक्वल टू 0 पे ऐसे ग्राफ का वेलोसिटी 0 है और टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है, ठीक है? चलो, जब ये क्लियर कर लिया हम लोग तो हम लोग अब इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने में आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम डिराइव करने चाहेंगे तो मैंने यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जिस पे मैंने माना कि जब टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड है तो ये वेलोसिटी कुछ नहीं है, ठीक है? और टाइम t इक्वल टू t सेकेंड्स पे जो वेलोसिटी है वो मैंने माना कि यहाँ पर v है। क्या मैंने माना यहाँ पर कि टाइम t इक्वल टू 0 पर मेरा जो वेलोसिटी है वो u है और टाइम t इक्वल टू t सेकेंड पे जो मेरा वेलोसिटी है वो मेरा v है, ठीक है? देखो, जो भी वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और ये हो गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी u हो गया और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है? ये टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये टाइम t इक्वल टू, ठीक है? चलो, अब हम मुझे क्या कैलकुलेट करना है? अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया है? किसी भी लाइन पर दो पॉइंट लेते हैं, तो मैंने ये एक पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर ए, और ये दूसरा पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर बी। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? t, u। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0, u, t, v, ठीक है? तो मैंने दो पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, तो स्लोप क्या होता है बोलो? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखो, वेलोसिटी टाइम का स्लोप होता क्या है? एक्सेलरेशन। बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। एक्सेलरेशन y2 क्या है बोलो? y2 है v, y1 क्या है? u, ठीक है? u है और टाइम क्या है? t माइनस 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी लिख दिया मैंने, तो यहाँ से क्या आ गया बोलो? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ मोशन का मैंने पहला इक्वेशन डिराइव कर लिया जो कि मेरा क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर हो गया? चलो, नोट डाउन कर लो। चलो, अब आगे बढ़ते। तो मैंने पहले इक्वेशन डिराइव कर लिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब लाओ सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, मैंने तुम्हें पिछले क्लासेस में दो चीजें के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कभी भी कोई ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ का हमेशा दो चीज कैलकुलेट करते हैं, एक उसका स्लोप और दूसरा उसका एरिया।
बताया था ना एरिया, और ये भी बताया था कि जब हम लोग स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग आगे मूव करते हैं, और जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो पीछे आते हैं। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो मुझे मेरा काम क्या है कि मुझे इसका एरिया निकालना है, मतलब मैं ये इस एरिया का बात कर रहा हूँ, मतलब इस ग्राफ के नीचे का जो ये पूरा एरिया है, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं बोलूँ तो इस एरिया को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ये हो गया 1 नंबर 1 जो कि एक ट्राइंगल दिख रहा है, और ये हो गया एरिया नंबर 2 जो कि एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया। एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया इसके पीछे वाला चीज देगा, मतलब क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारा चीज मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ, नहीं है तो वीडियो जाकर फिर से देखो। डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो देखो हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस ये है, बोलो, है ना, और है क्या बेस, t माइनस जीरो, t माइनस जीरो इंटू हाइट, ये हाइट है। देखो ये u है और ये पूरा v है, तो ये कितना हाइट हो जाएगा, बोलो v माइनस इंटू v माइनस u, ठीक है। प्लस ये लेंथ, या इस रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो यही है t इंटू ब्रेथ कितना है ये u, ut हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ut, u इंटू टी हो गया, ut प्लस हाफ इंटू t इंटू v माइनस u, ठीक है। अभी याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने एक इक्वेशन डिराइव किया था, इसमें क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। यहाँ से देखो, यहाँ पर v माइनस यू है और v माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के बराबर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। समझ में आ गया। एक्सेलरेशन पहला इक्वेशन कैसे कैलकुलेट किया था, इसका स्लोप निकाल करके, और दूसरा इक्वेशन कैसे कैलकुलेट किया था, इसके अंदर का एरिया निकाल करके, ठीक है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते। चलो अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए। पहला इक्वेशन जो मेरा मोशन आया वो आया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया v स्क्वायर, ये क्या करो, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u8t, ठीक है। फिर हम क्या किए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू, हम क्या करेंगे बाबू, इसमें से 2a बाहर निकलेंगे, क्या ले लेंगे, 2a को बाहर ले लेंगे, 2a को बाहर ले लेंगे तो क्या हो गया, ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू टी, ठीक है। अब देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किस चीज के बराबर है, एस के बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया तुम्हारे तीन इक्वेशन, ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाएगा कि तुम ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके दिखाओ। जो मैंने जिस तरीके से यहाँ पर मैंने डिराइव किया है, इसी तरीके से तुमको अपने एग्जाम्स में भी डिराइव करना होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग समझ गए, हम लोग ने पढ़ लिया ये पूरे ग्राफ के बारे में, और हमने पढ़ लिया इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पूरा डिराइव कर लिया। जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि v पहला क्या आया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या आया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर लिया, 1, 2 एंड 3। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले मैं तुम्हें इस इक्वेशन के बारे में कुछ 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। पहला देखो, ये जो बाबू तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, ये तभी तक वैलिड होंगे जब तक तुम्हारा कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है
तो ही हम लोग ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करते हैं। इसका मतलब समझो, जैसे हम तुमको एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखो मान लो ये एक रास्ता है और मैंने यहाँ पर एक बॉडी लिया, ठीक है, ये मेरा कार है, ये कार पॉइंट ए पर था और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और फिर पॉइंट सी तक गया, ठीक है, ए से बी गया फिर बी से सी गया। देखो हम बोले कि ए से बी जाने में इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और बी से सी जाने में इसका एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कोई बॉडी है ए, नोट डाउन करो इसको, ठीक है, बॉडी जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट है, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गया। तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि भाई बॉडी मेरा जब ए टू बी जा रहा है तो कितने के एक्सेलरेशन से गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी से सी गया तो कितने के एक्सेलरेशन से गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने बात बताई कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बात कर रहा है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ए से सी कितने के एक्सेलरेशन से गया, ध्यान देना, ए से सी कितने के एक्सेलरेशन से गया, तो तुम बोलोगे सर ये तो कैसे बता सकते हैं क्योंकि ए से बी 2 है और बी से सी 4 है। वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि ए से सी जाने में इस बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। ए से सी जाने में इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज किया, 2 से 4 हो गया। तो ए से सी के रीजन में हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, ए से सी में हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लगाएंगे ए से बी में और फिर बी से सी, सेपरेटली लगाना पड़ेगा ना। हम इक्वेशन ऑफ मोशन ये ए से बी और बी से सी में हम सेपरेटली लगाएंगे, ठीक है ना। हम एक ही साथ ए से सी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ए से सी जाने में बीच में इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। हम एक बार ए टू बी में लगाएंगे तो मेरा सही होगा और फिर बी टू सी में लगाएंगे तो सही होगा, क्यों? क्योंकि ए से बी जाने में ये कांस्टेंट है और बी से सी जाने में ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज था, तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले रीजन में ही एक्ट करते हैं, वैलिड हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए भी बाबू याद करो, अभी जो ग्राफ बनाया था वेलोसिटी टाइम का वो कैसा बनाया था, एक स्ट्रेट लाइन बनाया था। तो स्ट्रेट लाइन अगर वेलोसिटी टाइम है तो उसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही आएगा ना, उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट। और उसी ग्राफ से जब ये तीनों इक्वेशन डिराइव किया है तो जाहिर सा बात है कि ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन तो तभी तक वैलिड होंगे जब तक ये क्या होंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई एक बॉडी है, ये बॉडी है, ये इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में है, और फिर ये बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर जाएगा। ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने लगा, कितने टाइम के लिए, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स के लिए। समझ में आया? ये बॉडी जो है ये किसी पॉइंट ए पर स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, इनिशियली कहाँ पर है, रेस्ट में, और फिर ये बॉडी मूव करने लगा कितने के एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और कितने समय तक के लिए मूव किया, तो 10 सेकेंड्स के लिए। तो तुमको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है इसका फाइनल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा और ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, ठीक है, कि और ये कितना फाइनल वेलोसिटी होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे, ठीक है, कि गिवन क्या क्या है। गिवन ये है इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u का वैल्यू कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का वैल्यू कितना है, 10 सेकेंड्स। ये मेरा, और हमको निकालना क्या है, v निकालना है और s निकालना है। देखो u पता है, a पता है, t पता है। अब तुम पहला क्या निकालना है, v। तुम देखो इस इक्वेशन में तुम कौन सा इक्वेशन यूज करोगे ताकि तुमको v निकल जाए, गिवन डेटा के हिसाब से, बोलो। वेरी गुड, हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्यों? क्योंकि हमको u भी पता है, हमको a भी पता है और हमको t भी पता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at। u कितना है बोलो, 0,
एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये बॉडी 10 सेकेंड्स ट्रैवल कर लेगा, जब ये बॉडी 10 सेकेंड्स ट्रैवल कर लेगा, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड तक जब ये ट्रैवल कर लेगा, तो इस पॉइंट पे इस बॉडी का वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो दूसरा चीज क्या कैलकुलेट करना है बोलो, s। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? वेरी गुड, दूसरा यूज कर सकते हैं या थर्ड वाला, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मान लो हम सेकेंड वाला ही यूज करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s u कितना है 0 इंटू 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टाइम का स्क्वायर t का स्क्वायर हो गया, t 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 प्लस 2 से 2 कर दिया 100, तो कितना आ गया s इज इक्वल टू 100 मीटर। मतलब 10 सेकंड तक अगर ये बॉडी ट्रैवल करेगा तो इसने ये डिस्टेंस 100 मीटर ट्रैवल किया। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन ये बोल रहा था कि बॉडी एक इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट के बाद इस बॉडी ने 10 सेकंड तक ट्रैवल किया और ट्रैवल करने के बाद ये एक इतने के एक्सेलरेशन से चल रहा था, तो कुछ इस पॉइंट पर पहुंचेगा। तो इस पॉइंट पर पहुंचने पर इसका वेलोसिटी क्या होगा ये कैलकुलेट करना था, और इसने ये डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया होगा जब ये बॉडी 10 सेकंड तक इतने के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। ठीक है, तो हमने एक गिवन डेटा लिखा और इक्वेशंस ऑफ मोशन के हिसाब से मैंने ये दोनों चीज कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, नोट डाउन कर दो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। ठीक है, एक बॉडी को वो लोग बोलते हैं फ्री फॉल। देखो, फ्री फॉल तब बोलते हैं जब कोई भी चीज सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस में गिरता है, मतलब उस बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो है ग्रेविटी। जैसे देखो, मैं इस पेन को अगर नीचे छोड़ू तो यहाँ से नीचे गिर गया, है ना। अगर मैं इस पेन को नीचे छोड़ू यहाँ से तो नीचे गिर गया, है ना। इसका मतलब ये बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है ना। तो फ्री फॉल बोलते हैं ठीक है, when only gravity acts on a falling body then it is called free fall। उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। जैसे मान लो हम बोले भाई ये बॉल है, ये नीचे गिर रहा है, अब मान लो यहाँ अर्थ है ना, ये क्या है मेरा अर्थ। तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ इस बॉल पर फोर्स लगाएगा ग्रेविटी का, और ग्रेविटी के कारण ये बॉल नीचे गिरेगा। ठीक है, तो हमेशा याद, हमेशा तुमको पता है कि एक जो ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है m इंटू जी, है ना, और जी के इसमें जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब फ्री फॉल में क्या होगा, फ्री फॉल में क्या होगा कि बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हमेशा ये रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली कभी कभी हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी। ठीक है, तो समझ में आ गया। फ्री फॉल का मतलब कि कोई भी चीज ग्रेविटी के कारण, मतलब ग्रेविटी अर्थ जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ग्रेविटी के कारण अगर कोई बॉडी फॉल करता है, ये बॉडी मूव करता है, तो हम बोलते हैं बॉडी फ्री फॉल में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि भाई ये अर्थ है और ये कोई बॉल है, अर्थ क्या कर रहा है, बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है। इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये बॉल किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा। ठीक है, मतलब इसके पास एक नीचे में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और ये जी जो है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहता है। वर्टिकली क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही एक्ट करता है, ग्रेविटी किसी चीज को ऊपर थोड़ी देखता है, ग्रेविटी तो किसी भी चीज हमेशा नीचे एक्ट करता है। तो इस जी का भी डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर नोट कर लो इन सारी चीजों को, कि कोई भी चीज ग्रेविटी के प्रेजेंस में फॉल करेगा तो हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल है ना। और वो फ्री फॉल क्या होगा, अर्थ ग्रेविटी किसी भी चीज को अपने तरफ खींचता है, और ये बॉडी कितने के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो जी, और उसका वैल्यू कितना होता है 9.8 या 10, और ये जो जी है ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। ठीक है, नोट डाउन करो।
ठीक है। अब क्लियर हो गया ये। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये, हाँ एक चीज और देखो, हमेशा बाबू याद रखना कि जैसे देखो मान लो ये अर्थ है, हमें ये बात लाइफ टाइम काम देगा। अगर ये अर्थ है और अगर तो ये बॉल है, तो देखो अर्थ इस बॉल को अपने तरफ खींचेगा ग्रेविटी के फोर्स से, और जो एक्सेलरेशन लगेगा वो जी लगेगा, नीचे की डाउन होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, देखो ये बॉल कैसे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, और ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना, जी नीचे है और बॉल भी नीचे आ रहा है। तो हमेशा याद रखना ऐसे केस में जैसे जैसे बॉल नीचे आता जाएगा वैसे वैसे इस बॉल का वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज। ये इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे है और बॉल का मोशन भी नीचे है, मतलब जी नीचे एक्ट तो हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा और बॉल का मोशन भी क्या है, नीचे। इसका मतलब किसी भी चीज को अगर हम नीचे यहाँ से छोड़ रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है ना, तो वो जैसे जैसे नीचे आते जाएगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे सारे क्वेश्चंस में जी का वैल्यू तुम हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे। अब आता है दूसरा केस, देखो यहाँ पर फिर यहाँ पर मैंने अर्थ लिया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर मैंने बॉल, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अब देखो यहाँ पर एक बॉल है, अब ये बॉल नीचे नहीं आ रहा, अब मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूँ, किसी चीज को क्या कर रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ, है ना। अब इस बॉल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, बॉल का वेलोसिटी ऊपर, लेकिन जी कैसा एक्ट करेगा, हमेशा नीचे। जी तो हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा। अब तुमको ये देखना है कि वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में है, बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, या वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है। अब देखो इसमें जी और वी दोनों अपोजिट, इसमें वी क्या है, नीचे है, बॉल भी नीचे आ रहा है और जी भी नीचे एक्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या करता जाएगा, इंक्रीज। यहाँ पर देखो बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहा है, मतलब वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है और जी किधर है, नीचे। तो अगर ऐसा केस रहेगा तो बॉल का वेलोसिटी डिक्रीज करता हुआ जाएगा, बॉल का वेलोसिटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। और इस केस में जी का वैल्यू तुमको 9.8 तो लोगे, वेरी गुड, 9.8 तो लेना है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर लेना है, मतलब जी का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और जी का वैल्यू इस केस में +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझो। देखो अर्थ था, अर्थ क्या किया, इस बॉल को अपने तरफ नीचे खींच रहा है, तो बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, और जी तो हमेशा ही नीचे लगता है। अगर v और g दोनों नीचे एक्ट करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे बॉल ऊपर से नीचे आता चला जाएगा वैसे वैसे बॉल का वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज, और g का वैल्यू ले लेंगे +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस हो सकता है कि बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, है ना, किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंक रहे होंगे, क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर होगा, लेकिन जी तो हमेशा नीचे ही एक्ट करता है। तो वेलोसिटी और जी, v और g अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या करता जाएगा, डिक्रीज, और g का वैल्यू क्या होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो इस चीज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैंने क्या किया, ये ग्राउंड है, ठीक है, मैंने यहाँ से एक बॉल को फेंका, कितने के वेलोसिटी से फेंका भाई, तो 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। देखो मान लो मैं पेन को फेंक रहा हूँ ना नीचे से, तो किसी वेलोसिटी से फेंकूंगा, तो मैंने बोला कि भाई एक बॉल है जिसको मैं ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो एक बात समझो कि ये मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, इस बॉडी का ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा। देखो इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझो, देखो हमेशा याद रखना बाबू, देखो अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी ऊपर हुआ और जी नीचे हुआ, तो यानी कि जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इस बॉल का वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए जाएगा। अभी मैं तुम्हें समझाया है ना,
क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और जी तो हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा, तो इस बॉल का वेलोसिटी डिक्रीज करता हुआ जाएगा हमेशा। तो डिक्रीज करते करते किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हुए तो क्या देखते हो कि एक समय एक जाके वो रुक जाता है और फिर वहां से नीचे आता है, करेक्ट ना? क्या देखते हो, किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो क्या होगा, धीरे 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 जाके एक जगह पर रुक जाएगा और रुकने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, है ना? तो यही पूछ रहा है कि ये बॉल को ऊपर फेंका गया तो किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा, यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो वही तुमसे पूछ रहा है कि ये कितना हाइट, एच मैक्स कितना हाइट ये अटेन करेगा, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा, ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है? चलो अपडेट, ठीक है? तो गिवन सबसे पहले लिखते हैं कि हमको गिवन क्या क्या पता है, ठीक है? गिवन क्या पता है भाई कि u का वैल्यू कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये बॉल ऊपर जाकर रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, देखो इस बॉडी पे v ऊपर और g किधर, नीचे, तो g का वैल्यू क्या लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली हम इसको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ माइनस क्यों है समझ में, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और g नीचे है, ठीक है? तो हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है? तो बताओ पहला कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, और टाइम, ठीक है? अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v क्या है बोलो, 0, u कितना है 20, ये कितना है एक्सेलरेशन -10 इंटू टी, तो 10t इक्वल टू 20 आ गया, तो t का वैल्यू कितना आ गया बाबू बोलो, 2 सेकेंड। इसका मतलब इस बॉल को यहाँ से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड। तो टाइम तो निकल गया, बोलो टाइम निकला कि नहीं निकला? अब जब टाइम निकल गया तो हम ये अब क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट है तो ये इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? अब देखो u कितना है बोलो, 20 इंटू टाइम कितना निकाले 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है -10 और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो गया, यानी 40 माइनस 20 कितना आ गया, 20 मीटर्स। इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉल को, अगर हम किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड के ऊपर से फेंक रहे हैं तो क्या होगा, 2 सेकंड के बाद ये बॉल जाकर ऊपर में रुक जाएगा, 2 सेकंड के बाद ये बॉल ऊपर में जाकर रुक जाएगा, ठीक है? और कितना टाइम लगेगा, तो 2 सेकंड, और कितना हाइट कवर करेगा, तो 20 मीटर्स। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक वगैरह में होंगे और तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, और इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया। आज मैंने जो भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेरिवेशन हो, ठीक है, या मैंने तुम्हें ये बताया कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये तभी वैलिड होते हैं जब वो रीजन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन चेंज करने लगेगा तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये वैलिड नहीं रहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात फ्री फॉल के बारे में समझाया कि कभी भी कोई बॉडी अगर सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के कारण मूव करे या उसके अगेंस्ट मूव करे तो हम लोग बोलते हैं उस चीज को फ्री फॉल, मतलब सिर्फ ग्रेविटी एक फोर्स उस बॉडी पर एक्ट करना चाहिए। फिर मैंने तुम्हें 2 कॉन्सेप्ट बताया कि कब g का वैल्यू प्लस होता है और कब g का वैल्यू माइनस होता है, ठीक है ना? अगर वेलोसिटी और g दोनों नीचे रहेंगे तो प्लस होगा, वेलोसिटी ऊपर रहेगा और g नीचे रहेगा तो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि g तो हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा और वेलोसिटी ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। अगर वेलोसिटी v नीचे हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ आएगा और g का वैल्यू कितना हो जाएगा, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी ऊपर जाएगा, g तो हमेशा नीचे रहता है, तो बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करता हुआ जाएगा, जैसा ये केस था। बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज, देखो है ना, यहाँ पे 20 से भेजा, लेकिन डिक्रीज करते 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 इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। और g का वैल्यू इस केस में हम लोग लेते हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो ये कंप्लीट हो गया, फिजिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू।